आप सभी का स्वागत है। आज से हम पेश कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी की कृति हिंदुस्तान की कहानी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मित्रों, इतिहास के बारे में नाना धारणाएं हैं। अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का भी इतिहास आने लगा है। मिथक बढ़ने लगे हैं। मनचाही इतिहास में प्रवेश कर गई है। ऐसे समय में इतिहास की सही परिभाषा, मूल अर्थ क्या हमें नहीं जानना चाहिए? हमें ऐतिहासिक कृतियों की ओर नहीं बढ़ना चाहिए? हम समझते हैं इतिहास स्मृति होता है। स्मृति के बिना मानव समाज दोनों ही विक्षिप्त कहलाते हैं। इतिहास अतीत होता जरूर है, पर व्यतीत नहीं होता। ऐन मौके पर वर्तमान को आत्मचेतस बनाता है। ब्रिटिश इतिहासकार E.H. कार अपनी विश्व प्रसिद्ध किताब इतिहास क्या है की भूमिका में लिखते हैं, अतीत का कोई भी सार्थक अध्ययन निश्चित रूप से भविष्य की अंतर्दृष्टि द्वारा प्रेरित और आलोकित होगा। और यह भी कि आज जबकि विश्व का प्रत्येक देश कठिन आर्थिक सामाजिक समस्याओं से जूझ रहा है, समय के विस्तार में मानव जाति की प्रगति की प्रक्रिया पर ही इतिहास की अवधारणा की जानी चाहिए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इस दृष्टि से इतिहास की किताब, इतिहास चेतना की किताब कही जा सकती है। 9 अगस्त 1942 से 15 जून 1945 के बीच 5 महीनों में लगभग 700 पेज की यह किताब जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा जेल में लिखी गई थी। हम इस व्याख्यानमाला के अंतर्गत हिंदुस्तान की कहानी को श्रोताओं तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज पेश है हिंदुस्तान की कहानी किताब की प्रस्तावना। स्वर है प्रकाश चंद भट्ट का। प्रस्तावना। यह किताब मैंने अहमदनगर किले के जेल खाने में अप्रैल से सितंबर 1944 के 5 महीनों में लिखी थी। मेरे कुछ जेल के साथियों ने इसका मसविदा पढ़ने की और इसके बारे में कई सुझाव देने की कृपा की थी। जेल खाने में किताब को दोहराते हुए मैंने इन सुझावों से फ़ायदा उठाया और कुछ बातें और जोड़ दी। यह बताने की ज़रूरत नहीं कि जो कुछ मैंने लिखा है उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं, न यही लाजिमी है कि दूसरा उससे सहमत हो। लेकिन अहमदनगर किले के अपने संगी कैदियों का मैं उन चर्चाओं और आपस के बहस मुबाहसों के लिए बड़ा एहसानमंद हूँ जो हम लोगों के बीच हुए और जिनसे हिंदुस्तान के इतिहास और संस्कृति के बारे में अपने ख्याल को सुलझाने में मुझे बड़ी मदद मिली। थोड़ी मुद्दत तक भी रहने के लिए जेल खाना कोई खुशगवार जगह नहीं है, न तब की जब
लंबे सालों तक वहाँ रहना पड़े। लेकिन यह मेरी खुशकिस्मती थी कि आला काबिलियत और तहजीब के और अस्थायी भावनाओं से उठकर इंसानी मामलों पर व्यापक दृष्टि रखने वाले लोगों के बहुत नज़दीक रहने का मुझे मौका मिला। अहमदनगर किले के मेरे 11 साथी हिंदुस्तान के विभिन्न भागों का एक दिलचस्प नमूना पेश करते थे। वे न महज राजनीति की नुमाइंदगी करते थे, बल्कि हिंदुस्तानी इल्म की, पुराने और नए इल्म की, और आजकल के हिंदुस्तान के मुख्तलिफ पहलुओं की भी नुमाइंदगी करते थे। करीब करीब सभी खास खास जीती जागती हिंदुस्तानी बोलियों के बोलने वाले वहाँ मौजूद थे, और उन पुरानी भाषाओं के जानने वाले भी थे जिन्होंने हिंदुस्तान पर पुराने या नए ज़माने में असर डाला है, जिनमें काबिलियत का दर्जा खासा ऊंचा था। पुरानी भाषाओं में संस्कृत और पाली, अरबी और फारसी थीं। मौजूदा ज़बानों में हिंदी, उर्दू, बंगला, गुजराती, मराठी, तेलुगु, सिंधी और उड़िया थीं। मेरे सामने इतनी दौलत थी जिससे मैं फ़ायदा उठा सकता था, और अगर कोई रुकावट थी तो वह मेरी ही इन सब से फ़ायदा उठाने की काबिलियत की कमी थी। अगरचे मैं अपने सभी साथियों का एहसानमंद हूँ, फिर भी मैं ख़ास तौर पर नाम लेना चाहूँगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, जिनकी आला काबिलियत को देखकर हमेशा जी खुश होता था और कभी कभी तो हैरत होती थी। इसके अलावा मैं गोविंद वल्लभ पंत, नरेंद्र देव और आसफ अली का खास तौर पर अहमद हूँ। इस किताब के कुछ हिस्से पुराने पड़ गए हैं, और जब से यह लिखी गई है बहुत सी बातें गुजर चुकी हैं। इसमें कुछ जोड़ने की और इसे दोहराने की अक्सर ख्वाहिश हुई है, लेकिन मैंने इस ख्वाहिश को रोका है। सच तो यह है कि इसके अलावा कोई दूसरी सूरत न थी, क्योंकि कैद खाने से बाहर की जिंदगी का ताना बाना ही कुछ दूसरा होता है, और सोच विचार करने और लिखने की फुर्सत ही नहीं होती। शुरू में मैंने इसे पूरा पूरा अपने हाथ से लिखा। मेरे कैद से छूटने के बाद यह टाइप किया गया। टाइप किया हुआ मसविदा देखने का मुझे वक्त नहीं मिल रहा था, और किताब की छपाई में देर हो रही थी। ऐसी हालत में मेरी बेटी इंदिरा ने हाथ बटाया और मेरे कंधे से यह बोझ अपने ऊपर ले लिया। किताब उसी शक्ल में है जिस शक्ल में यह जेल में तैयार हुई थी। कुछ जोड़ा या घटाया नहीं गया है, सिवा इसके कि आखिर में एक ताज़ा कलम जोड़ दिया गया है। मैं नहीं जानता कि दूसरे लेखक अपनी रचनाओं के बारे में कैसा ख्याल करते हैं, लेकिन जब मैं अपनी किसी पुरानी चीज़ को पढ़ता हूँ तो हमेशा एक अजीब सा एहसास मुझे होता है। इस एहसास में और भी अनोखापन उस वक्त आ जाता है जब रचना जेल के बंधे हुए और गैर मामूली वातावरण में हुई हो, पढ़ने का मौका बाहर आने पर मिला हो। मैं उस रचना को पहचान ज़रूर लेता हूँ, लेकिन पूरी पूरी तरह नहीं। ऐसा जान पड़ता है कि किसी दूसरे की लिखी हुई लेकिन परिचित रचना पढ़ रहा हूँ, ऐसे शख्स की जो मुझसे करीब ज़रूर है लेकिन है दूसरा ही।
शायद यह फर्क उतना होता है जितना खुद मुझ में इस बीच आ गया होता है। इसी तरह का ख्याल इस किताब के बारे में भी मुझ में पैदा हुआ है। यह मेरी है, लेकिन आज जो मेरी हालत है उसे देखते हुए बिल्कुल मेरी नहीं है, बल्कि यह मेरे किसी पुराने व्यक्तित्व की नुमाइंदगी करती है, जो उन व्यक्तित्वों के लंबे सिलसिले में शामिल हो चुका है, जो कुछ वक्त कायम रहकर मिट गए हैं और अपनी एक याद छोड़ गए हैं। जवाहरलाल नेहरू, आनंद भवन, इलाहाबाद, दिसंबर 29, 1945।